उस आलीशान पार्टी में किसी ने मेरी शैंपेन में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। मैं होश खो रहा था। लड़खड़ाते हुए अपनी मंगेतर को ढूंढने निकला, लेकिन तभी रास्ते में अध्ययन कक्ष स्टडी रूम के ठीक बाहर एक अजनबी हाथ ने मुझे पूरी ताकत से खींचकर बगल के अंधेरे कमरे में कर लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी मंगेतर की सगी बुआ फुशुइंग थी। वही महिला जो अपने शांत, बेरुखे और गंभीर स्वभाव के लिए जानी जाती है। मैं तो वैसे ही इस हाई प्रोफाइल औरत से हमेशा खौफ खाता था। तभी बाहर गलियारे में दो आदमियों के कदमों की आहट हुई। फुशुइंग ने पलक झपकते ही फुर्ती से अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। बाहर से उन गुंडों की दबी हुई आवाज आई, वह लड़का पक्का इसी कमरे के अंदर गया है। ओए छोकरे, दरवाजा खोल। इधर उस दवा का जहर मेरे खून में दौड़ने लगा था। मेरा पूरा शरीर बेजान हो चुका था। आंखों के आगे धुंध छाने लगी और मैं बेदम होकर सीधे जमीन पर ढह गया। मुझे लगा, बस जियांग चेन, आज तेरा खेल खत्म। मन में एक हुक सी उठी। अनाथालय की उन काल कोठरियों में 18 साल तक घोर नरक भोगता था। दिन रात एक करके जैसे तैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया। अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे सगे अमीर माता पिता ने मुझे ढूंढ निकाला था। किस्मत ने अभी चैन की सांस लेने का मौका भी नहीं दिया था कि क्या सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तभी उस सन्नाटे में फू शुइंग की बर्फीली और भारी आवाज गूंजी, क्या मरना चाहते हो? उनके मुंह से यह लाइन निकलते ही बाहर खड़ी उस आदमखोर भीड़ पर मानो सांप सूंघ गया। पल भर में सन्नाटा छा गया। बाहर से अब सिर्फ खौफ से कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। भागो, ये तो वही बेरहम फू शुइंग है। मैंने राहत की एक सांस ली ही थी कि अचानक मेरे बदन के अंदर की बेचैनी और आग इतनी तेज हो गई कि बर्दाश्त से बाहर होने लगी। मेरी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। मैं अपनी बची खुची ताकत समेटकर घिसटते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास खड़ी उस लंबी छरहरी और कातिलाना काया की तरफ झपट पड़ा। मैंने आव देखा न ताब, सीधे उन साहिबा की पतली कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और झुककर उनके ठंडे होठों पर अपने होंठ रख दिए। उस पल मुझ पर वह नशा इस कदर हावी था कि मैं होश खोकर उन्हें खुद में समेट लेना चाहता था। जब तक मेरे दांतों के दबाव से उनके होठों से खून का हल्का सा कड़वा स्वाद मेरे हलक में नहीं उतरा, तब तक मेरी धुंधली चेतना को होश नहीं आया। मैंने मदहोशी में कांपते हुए उनके चेहरे को देखा और कहा, फुशुइंग, तुम कितनी गजब की आकर्षक हो। उन्होंने अपनी उन गहरी ठंडी आंखों से मुझे घूरा और सीधे पूछा, जियांग चेन, होश में आओ। क्या तुम जानते भी हो कि तुम इस वक्त किसे चूम रहे हो? पर मेरा दिमाग तो उस वक्त पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। सोचने की ताकत बची ही नहीं थी। मैंने उनके कान के पास अपना चेहरा झुकाया और सुलगती हुई सांसों के साथ धीरे से कहा, बहुत अच्छे से जानता हूं, इस मर्द विमुख महिला ने, जिसने कभी किसी पुरुष को अपने करीब नहीं आने दिया, जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह इस तरह एक अदने से लड़के के साथ इस बंद कमरे में फंसी होंगी। मैं बिना रुके उनके होठों को चूमता रहा और एक दीवाने की तरह बार बार उनका नाम जपता रहा, शुयिंग, फुशुयिंग। और फिर जब अचानक मेरी चेतना थोड़ी वापस लौटी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं अब भी फुशुयिंग को अपनी बाहों में कसकर भींचे हुए था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी आफत को दावत दे दी है, मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा। अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता था। तीर कमान से छूट चुका था। लेकिन तभी मैंने देखा, उनकी वह हमेशा शांत और पथरीली रहने वाली आंखों में एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, रिलैक्स माय बॉय। मैंने बुरी तरह घबरा कर अपने हाथ पीछे खींचे और हकलाते हुए बोला, नहीं, मुझसे बहुत भयंकर गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर वह थोड़ा और करीब आई और बोली, ओह, तो मेरे भोले पंछी, सब कुछ लूटने के बाद अब मुकर रहे हो? उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली, फोर फिंगर, धीरे से मेरे होंठों पर रख दी और मुझे बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। तभी दरवाजे के ठीक बाहर भारी कदमों की आहट हुई और किसी ने चिल्लाकर कहा, चाबी कहाँ है? जियांग चेन पक्का इसी कमरे के अंदर किसी आवारा औरत के साथ मुंह काला कर रहा है। यह सुनते ही डर के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया और मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह तीखी आवाज मेरी मंगेतर फुई की थी। फुशुइंग का चेहरा, जो अभी एक पल पहले तक थोड़ा नरम लग रहा था, झटके से बिल्कुल पत्थर जैसा
सख्त और खूंखार हो गया। बाहर से फिर वही कमीनी आवाज आई, दीदी जल्दी देखो, जियांग चेन सच में यहां किसी दूसरी औरत के साथ गंदा काम कर रहा है। जैसे ही दरवाजे के लॉक से झांककर फू ई ई ने मेरी बाहों में अपनी सगी बुआ फुशुइंग को देखा। मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने आशिक जियांग ई बाई को पीछे की तरफ घसीटा और कांपती हुई आवाज में बोली, बुआ, आप आप यहां कैसे हो सकती हैं? फुशुइंग की आंखों में क्रूर उपहास और गहरा हो गया। उन्होंने बेहद ठंडे लहजे में पूछा, तो तुम्हारी घटिया सोच के हिसाब से यहां कौन होना चाहिए था? तभी मुझे फू ई ई और जियांग ई बाई की वह पुरानी बातचीत याद आने लगी जो उन्होंने मुझे फंसाने के लिए रची थी। जियांग चेन ऐसा लड़का नहीं है जो शादी से पहले ऐसी घटिया हरकत करे। दीदी, क्या आपको पूरा यकीन है कि जो नशा आपने उसे दिया है उससे वह पूरी तरह ढेर हो जाएगा? अगर वह संभल गया तो? जो 2 गुंडे आप लाई हो, क्या वो भरोसेमंद हैं? अगर वो उसे नहीं पकड़ पाए तो? तब फू ई ई ने हंसकर जवाब दिया था, अरे डर मत, मैंने एक उम्र दराज औरत का भी इंतजाम करके रखा है। अगर वो दोनों लड़के फेल हो गए तो भी मेरे पास बैकअप प्लान तैयार है। जब वह यह घिनौना कांड कर देगा तब मैं पूरी महफिल को लेकर वहां तमाशा देखने पहुंचूंगी, ताकि पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आ जाए। तब जियांग ईबाई ने डरते हुए पूछा था, दीदी, आपने मुझसे शादी का वादा किया है, सिर्फ इसलिए तो मुझे नहीं छोड़ दोगी, ना कि मेरे बदन में जियांग परिवार का असली खून नहीं है? फू ई ई ने उसे सहलाते हुए कहा था, पागल हो क्या? तुम जितने काम के हो, मैं तुम्हें किसी और के लिए मुफ्त में कैसे छोड़ सकती हूं? अपनी इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ होते देख वह चालाक फू ई ई बुरी तरह सकपका गई और अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर मुख्य विला की तरफ भाग खड़ी हुई। मुझे याद आया जब मैंने जिंदगी में पहली बार फू शुइंग को उस सफेद फूलों वाले पेड़ के नीचे देखा था। तब मुझे लगा था कि इस दुनिया का कोई भी खूबसूरत लफ्ज उनके हुस्न के आगे फीका है। फू शुइंग न जाने कितनी देर तक दूर से मुझे निहारती रही थी, जब तक कि उनके पर्सनल असिस्टेंट ने आकर उन्हें उनके बिजनेस के काम की याद नहीं दिलाई थी। लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में यह बात कौंधी कि जियांग चेन यानी मैं उनकी उस बदतमीज और अयोग्य भतीजी का मंगेतर बनने जा रहा है, उनके हाथ में पकड़े महंगे फाउंटेन पेन पर उनकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि पेन चरमरा उठा। फू ई मेरे लायक कभी थी ही नहीं। उसी पल उनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक और पागलपन से भरा विचार आया था, अगर जियांग परिवार से रिश्ता जोड़ना ही है तो वह लड़का मेरा क्यों नहीं हो सकता? फुशुइंग ने पूरे विला में मुझे पागलों की तरह ढूंढा था और आखिरकार सेकंड फ्लोर के उस लंबे गलियारे में उन्होंने मुझे दीवार पकड़कर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते देख लिया था। बस, फिर क्या था? उन्होंने आप देखा न ताव तुरंत कमरा खोला और मुझे सीधे अंदर खींच लिया। सच में उस कमीनी फू ई ई ने मुझे तगड़ा नशा दिया था। वह लड़की फू परिवार के नाम पर एक बदनुमा दाग है। इस वक्त फू ई और उसका वह आशिक जियांग ई बाई जमीन पर घुटनों के बल बैठे थर थर कांप रहे थे। फू ई अंदर ही अंदर इस बात से थोड़ी आश्वस्त थी कि उसने विला के सारे सीसीटीवी फुटेज पहले ही डिलीट करवा दिए हैं। वहीं जियांग ई बाई अपनी सुलगती आंखों से मुझे ही घूर रहा था। दरवाजे पर जितने भी रईस मेहमान तमाशा देखने और मजे लेने इकट्ठा हुए थे, जब उन्होंने देखा कि अंदर कोई मामूली औरत नहीं बल्कि खुद साम्राज्य की रानी फुशुइंग खड़ी है, तो डर के मारे उन सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी फू परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए भारी कदमों से वहां पहुंचे। अंदर का नजारा देखते ही उन बूढ़ी तजुर्बेकार आंखों के नीचे के होश उड़ गए। उनकी वह सगी बेटी जो आज तक मर्दों के साय से भी कोसों दूर रहती थी, इस वक्त बड़ी बेबाकी से जियांग चेन यानी मेरी छाती से लगकर खड़ी थी। बूढ़े मुखिया फू युआन शिंग को लगा कि शायद बुढ़ापे की वजह से उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं। उन्होंने चश्मा उतारकर अपनी आंखें मली। बेटी फू शुइंग ने उन्हें देखा और बड़े अदब से बस अपना सिर हिलाया। पिताजी। बूढ़े फू युआन शिंग के मन में इस वक्त भावनाओं का तूफान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। एक तरफ इस बात की खुशी थी कि उनकी पत्थर जैसी बेटी के दिल में आखिरकार किसी मर्द के लिए जगह बनी, तो दूसरी तरफ अपनी ही पोती के मंगेतर के साथ उसे इस हालत में देखकर सगे संबंधियों के सामने भारी शर्मिंदगी हो रही थी।
तभी मेरे जियांगचेन के माता पिता भी भागते हुए वहां पहुंचे। वे तो समाज के सामने मुझे एक बदचलन बेटा मानकर थप्पड़ मारने के इरादे से आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उनके होश फाख्ता हो गए और मन ही मन एक लालची खुशी दौड़ गई। मेरे पिता ने बेहद अदब और डरते हुए कहा, फू, फू साहिबा। फू शुइंग आम तौर पर ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन चूंकि वह मेरे पिता थे, इसलिए उन्होंने बस एक ठंडी हुंकार भरी। मेरे पिता तो इस छोटी सी रजामंदी से ही फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि लॉटरी लग गई। मेरे पिता जब मन ही मन इस नए रिश्ते से बिजनेस चमकाने का सपना देख ही रहे थे कि अचानक जमीन पर बैठी फू ई पागलों की तरह चीख उठी, बुआ, इस जियांग चेन ने ही आपको बहकाया है। पक्का आपको भी कोई नशीली दवा दी गई है, वरना आप इस 2 कौड़ी के लड़के को खुद को कैसे सौंप सकती हैं? ये तो अनाथालय की गंदी नालियों से निकला हुआ एक मामूली सा आवारा गुंडा है। ये सुनते ही मेरे बदन में खून खौल उठा। मैंने अपने गुस्से को घूंट की तरह पिया। फू ई मुझसे रिजेक्ट होने के बाद से ही प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जैसे अय्याश और चंचल मर्द के मुंह पर मैं थूकती हूं, मैं तुमसे यह सगाई इसी वक्त तोड़ती हूं। लेकिन तभी वहां खड़े मेहमानों में कानाफूसी होने लगी कि फू और जियांग परिवार का पिछले 10 सालों से साउथ ईस्ट एशिया में अरबों का बिजनेस पार्टनरशिप है। अगर आज ये रिश्ता टूटता है तो बाजार में जो शेयर गिरेंगे उसका क्या होगा? करोड़ों का नुकसान कौन भरेगा? कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये लड़का देखने में कितना सीधा साधा और शरीफ है, ये भला फू शुइंग जैसी औरत को कैसे बहका सकता है? मेरे पिता शादी टूटने की बात सुनकर पूरी तरह घबरा गए और बूढ़े मुखिया के आगे हाथ जोड़ दिए। मुखिया जी, ये सगाई नहीं टूटनी चाहिए। भले ही हमारा हिस्सा छोटा है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने इस पार्टनरशिप के लिए दिन रात एक किया है। यहां तक कि अपने इस इकलौते बेटे को भी वक्त नहीं दे पाया। मगर फू ई तो शराब और गुस्से के नशे में अंधी हो चुकी थी। उसने मर्यादा भूलकर चिल्लाया, मैं ये शादी हर कीमत पर तोड़ कर रहूंगी। बस बूढ़े मुखिया के सब्र का बांध टूट गया। फू युआन सिंह ने अपनी भारी लाठी हवा में लहराई और पूरी ताकत से फू ई की पीठ पर दे मारी। उस करारे आघात से वह चीख भी नहीं पाई और सीधे फर्श पर जा गिरी। डर के मारे उसने अपना दर्द हलक में ही दबा लिया। मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। उस सन्नाटे को देखकर अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन का वह डरावना अतीत तैरने लगा, जब अनाथालय का वह क्रूर मैनेजर मुझे अंधेरे कोने में ले जाकर बेरहमी से पीटता था और उसके बाद बाकी के बच्चे मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ते थे। उन खौफनाक यादों से मेरा जी मिचलाने लगा। मुझे लगा कि मैं अभी यहीं उल्टी कर दूंगा, लेकिन मैंने अपने होठों को भींचकर खुद को संभाला। जब बूढ़े मुखिया असमंजस में खड़े थे कि अब इस रायते को कैसे समेटें, तभी फुशुइंग ने आगे बढ़कर मजबूती से मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और पूरी महफिल के सामने दहाड़कर कहा, जियांग चेन से शादी मैं करूंगी। वहां खड़े हर एक शख्स के होश उड़ गए। चारों तरफ शोर मच गया। बूढ़े मुखिया ने तुरंत स्थिति को संभाला और भारी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, आज से फू और जियांग परिवार का यह गठबंधन बिल्कुल तय है। लेकिन अब से जियांग चेन फू ई का नहीं, बल्कि मेरी बेटी फू शुइंग का मंगेतर होगा। यह सुनते ही मेरे पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। वे बूढ़े मुखिया के आगे बार बार सिर झुकाने लगे। जिस बेटे को वे अभी लात मारकर निकालने वाले थे, आज उसे इस देश की सबसे रसूखदार औरत ने अपना शौहर चुन लिया था। ये तो ऐसा था मानो हमारे घर पर साक्षात कुबेर मेहरबान हो गए हों। लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर बेहद दबी आवाज में कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। फुशुइंग की आंखें झटके से बर्फीली हो गईं। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? मैंने डर के मारे थूक निकला और कहा, नहीं, मेरा मतलब बस इतना है कि इस तरह अचानक मंगेतर का बदल जाना बहुत अजीब है। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उनके मुंह पर कह सकूं कि मैं उनसे मौत की तरह डरता हूं, क्योंकि उनका साम्राज्य जितना सफेद था उतना ही काला भी था। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 20 साल सिर्फ और सिर्फ डर और जिल्लत में काटे थे। अब जब मुझे एक नई जिंदगी मिली थी, तो मैं बस एक आम इंसान की तरह चैन से जीना चाहता था। फुशुइंग के इस खूनी और गहरे दलदल में पैर रखने की मेरी कोई तमन्ना नहीं थी।
मेरी इस नानुकुर से उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में मेरी कमर को अपनी उंगलियों से जोर से भींच दिया। जब मैंने तड़प कर नीचे देखा तो उनकी उन कातिल और शांत आंखों से मेरी नजरें टकराईं और मेरा पूरा बदन मानो बर्फ की तरह जम गया। यह सिर्फ डर नहीं था, यह मेरी फूटी किस्मत पर उपजा एक गहरा दुख था। मैं रोना चाहता था। मैं फिर से उसी असुरक्षा और खौफ के साए में नहीं जीना चाहता था, जहां हर पल कटी पतंग की तरह उड़ना पड़े। मेरी आंखों में वह बेबसी देखकर शायद उनके पत्थर के दिल में भी कुछ हलचल हुई। उन्होंने पास पड़े मेरे कपड़े उठाए, मेरी तरफ फेंके और मेरा हाथ पकड़कर सीधे उस कमरे से बाहर खींच ले गईं। वे मुझे लगभग घसीटते हुए लिफ्ट के अंदर ले गईं और सीधे 12वें फ्लोर का बटन दबा दिया, जहां इस पूरे विला में सिर्फ उनका निजी महल था। लिफ्ट की बंद दीवारों के बीच मैंने बेहद कांपती आवाज में उनका नाम लिया, फुशोइंग। ये नाम मेरे मुंह से सुनते ही मानो उनके सीने में एक तीखा खंजर उतर गया। वे झटके से मेरे बिल्कुल करीब आईं। उनके रेशम जैसे कोमल हाथों ने मेरे चेहरे को जकड़ लिया। मैंने देखा उनकी आंखों में पानी तैर रहा था और उनके गालों पर एक अजीब सी सुर्खी दौड़ गई थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने पैर उठाए और सीधे मेरे होंठों पर अपने होंठ जमा दिए। उस मदहोश कर देने वाले चुंबन के बाद उन्होंने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जियांग चेन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूं। मेरी 20 साल की इस बदनसीब जिंदगी में आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। पर क्या यह सच था या सिर्फ जियांग परिवार के बिजनेस को हड़पने का एक नया नाटक? मेरा दिमाग कह रहा था कि यह दूसरा वाला ही सच है, क्योंकि ऐसी औरतों के मुंह से निकले हुस्न के वादों पर भरोसा करना खुदकुशी जैसा है। मैंने न जाने कहां से आई पागलपन की सनक में अपना सिर झुकाया और उनके उस खूबसूरत चिकने कंधे पर अपने दांत पूरी ताकत से गड़ा दिए। उनके मुंह से एक दर्द भरी सिसकारी निकली। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आईं। वह 12वां फ्लोर किसी राजमहल से कम नहीं था। सामने एक आलीशान खुला हुआ हॉल था और सामने की पूरी दीवार कांच की थी, जिसके पार नीचे पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। रात की उस चांदनी में वे मुझे खींचकर उस कांच की खिड़की के बिल्कुल सामने ले गईं। उनका वह गर्म और कोमल बदन मेरी छाती से पूरी तरह सटा हुआ था। जब मैंने खिड़की से नीचे झांका तो पार्टी के बचे कुचे मेहमान अभी भी नीचे खड़े सिगरेट फूंक रहे थे और बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वे लोग नीचे से हमें इस हालत में देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारी वह पोजीशन इतनी क्लोज थी कि कोई भी देख लेता तो बदनाम होना तय था। फुश शोइंग ने बाहर की चमचमाती इमारतों की तरफ इशारा करते हुए बेहद मखमली आवाज में कहा, देखो जियांग चेन, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। लेकिन मुझे उस दौलत में कोई सुख नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी बची कुची आजादी की दीवारों को बेरहमी से ढा रहा है। मैंने अनाथालय के उस नर्क से छूटने के बाद बड़ी मन्नत से अपनी यह आम और शांत जिंदगी बनाई थी। इस औरत को मेरी दुनिया उजाड़ने का कोई हक नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं चाहिए यह सब। मैं जियांग परिवार का बेटा होने का यह नाटक छोड़ दूंगा। मुझे इस दौलत से बेदखल कर दो। यह सुनते ही फू शुइंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी अरबों की जायदाद और परिवार को भी लात मारने को तैयार है। उन्होंने एक लंबी और ठंडी सांस ली, अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, जो कहा जरा एक बार फिर से कहना। पर तब तक मेरा वह नकली हौसला ढह चुका था और पुराना डर फिर से मुझ पर हावी होने लगा था। फिर भी मैंने हिम्मत की आखिरी बूंद बटोरी और हकलाते हुए कहा, मैं आपके साथ शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ये चंद अल्फाज उनके दिल में तीर की तरह चुभे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामूली से लड़के के लिए उनका यह लोहे जैसा दिल इतना तड़प क्यों रहा है। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि मैं कराह उठा और बोली, अफसोस जियांग चेन, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून तुम बदल नहीं सकते। अगर खुदा ने तुम्हें मेरे रास्ते में ला खड़ा किया है तो अब तुम्हें ताउम्र सिर्फ और सिर्फ फुशोइंग का ही बनकर रहना होगा। उन्होंने फिर से मेरे होंठों को चूमने के लिए अपना चेहरा बढ़ाया। मैंने झटके से अपना मुंह फेर लिया तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे कान के निचले हिस्से पर
अपने दांत गड़ा दिए। मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। शायद उस चीख ने उन्हें हमारी उस पहली मुलाकात की याद दिला दी, जब मैं अनाथालय के कोने में बैठकर खुद को दिलासा दिया करता था। उनके चेहरे की वह खूंखार मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने दोनों हाथों से मेरा चेहरा सीधे अपनी तरफ घुमाया और मेरे होंठों को एक गहरे लंबे चुंबन में कैद कर लिया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना ही गलत छपा था और आज तो पूरी कहानी ही तबाह हो चुकी थी। पर सबसे शर्मनाक और घिनौनी बात क्या थी जानते हो? मेरा दिमाग भले ही इस औरत और इस जबरदस्ती के बंधन को लात मारना चाहता था, लेकिन मेरा यह गद्दार बदन उनके इस छुअन से एक अजीब सा आनंद महसूस कर रहा था। मुझे समझ आ गया कि बचपन की उस मार पिटाई और जुल्म ने मेरे दिमाग को भीतर से खोखला और विकृत कर दिया था, जहां मैं अनजाने में इस खौफनाक दबाव का आदी हो चुका था। खैर, इस वक्त मैं उनके उस आलीशान बिस्तर पर बेसुध लेटा हुआ था और बगल के बाथरूम से उनके शॉवर लेने की आवाज आ रही थी। पानी की गिरती बूंदों के साथ जब मैंने कल्पना की कि वह इस वक्त पानी के नीचे कैसी दिख रही होंगी, तो मेरे कान शर्म और गर्मी से लाल होने लगे। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मैं इस औरत की तरफ आकर्षित हो रहा था। नहीं ग्यांग चेन, संभल जा। वह साक्षात मौत है, फुशुइंग है। इसके साथ रहने का मतलब है हर रोज जलते अंगारों पर चलना। मुझे अपनी वह पुरानी सुकून भरी जिंदगी वापस चाहिए। मैं इसे इस औरत के हाथों तबाह नहीं होने दूंगा। मैंने बिना कोई आवाज किए बिस्तर से छलांग लगाई, जमीन पर बिखरे अपने कपड़े आनन फानन में पहने और बिना जूते पहने नंगे पैर उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर बिल्ली की तरह कदम रखता हुआ लिफ्ट की तरफ भागा। मैंने जैसे ही कांपती उंगली से लिफ्ट का बटन दबाया, ठीक मेरे पीछे से उनका वह बेहद मीठा, नशीला और जानलेवा स्वर गूंजा। इतनी जल्दी कहां जाने की तैयारी है जियांग चेन? रात अभी बाकी है। क्या इतनी जल्दी थक गए? वह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैर वहीं फर्श पर मानो जाम हो गए। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। तभी पीछे से उनके कदम मेरे करीब आए। उन्होंने अपनी दोनों कोमल बाहें मेरी पीठ के पीछे से लाकर मेरी कमर में कस ली और अपना गीला सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। उनके बदन और बालों से आ रही वह महंगी साबुन और शॉवर जेल की खुशबू सीधे मेरे दिमाग पर नशा करने लगी। मेरा पूरा बदन कांप उठा। वे घूमकर मेरे सामने आईं और मेरी आंखों में छिपे उस खौफ और बेबसी को देखने लगीं। उनके उन भीगे लंबे बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक कर मेरी छाती पर गिरीं। उनके उस बेहद खूबसूरत और कातिल चेहरे को देखकर मैंने अनजाने में अपना थूक निगला। मेरे दिमाग में फिर से वही सब कुछ घूमने लगा जो अभी कुछ देर पहले हमारे बीच हुआ था, और मेरे गालों पर शर्म की लाली छा गई। उन्होंने अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर आओ, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस उस भाप से भरे धुंधले बाथरूम की तरफ ले गई। वहां उन्होंने संगमरमर के चबूतरे पर एक तौलिया बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और पूरी तरह अलर्ट होकर उनके मजबूत कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें थोड़ा पीछे धकेलते हुए कहा, आप आप अपनी हद पार मत कीजिए। तभी मेरा हाथ उनके कंधे से थोड़ा नीचे फिसला और मेरी नजर उनकी कॉलर बोन के ठीक नीचे मौजूद एक गहरे पुराने निशान पर पड़ी। वह किसी पुरानी बंदूक की गोली का जख्म था। उस जख्म को देखते ही मेरा दिल बैठ गया। यह इस बात का सबूत था कि यह औरत कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि मौत के मुंह से खेलकर यहां तक पहुंची है। मेरे दिल में छुपा वह पुराना खौफ और गहरा हो गया, और उसके बाद मुझ में उन्हें रोकने या हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं बची। मुझे इस तरह सदमे में खोया हुआ देखकर उन्होंने अत्यंत कोमलता से मेरी कमर को छुआ। मैंने एक ठंडी और गहरी सांस ली, अपनी आंखें झुकाईं और बिना कुछ बोले बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। मैं बिना चाहे भी अपने होंठ भींचने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के पोरों ने धीरे से मेरी ठुड्डी को छुआ और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। वह अपना सिर ऊपर उठाए मुझे ध्यान से देखने लगी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तुम पक्का बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे की और जब उसने दोबारा अपनी आंखें उठाईं तो उनमें एक शरारत और दुलार था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं अब एक 20 साल का जवान लड़का हूं, इसलिए मैं उसके इशारे का मतलब अच्छे से समझ गया।
वह मेरी मदद करना चाहती थी। 20 साल का नौजवान होने के नाते मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। नहीं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम सच में तैयार ना हो जाओ। तब तुम खुद ब खुद हाँ कह दोगे। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? बाहर की दुनिया में यह नहीं कहा जाता था कि फू शुक्सिन ठंडी और सबसे अलग रहने वाली इंसान है? वह इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है? मैंने अपने होंठ भींचे और एक पल के लिए नीचे देखा। उन तस्वीरों की याद ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अपनी आवाज धीमी लेकिन स्थिर रखते हुए मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे तनावपूर्ण और संयमित व्यवहार पर उसे मजा आए। वह आगे बढ़ी और मेरे होंठों पर हल्का सा चुंबन किया, शायद इसीलिए कि मेरी नसें तनाव की हद तक खींची हुई थीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और होश खोने लगा। मेरा शरीर आगे की ओर झुका और उसके सहारे टिक गया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला। बेहोश होते हुए मेरा गाल धीरे से उसके सीने पर बने निशान पर टिका। उसने मुझे नीचे देखा, मेरे बालों की खुशबू लेने के लिए करीब झुकी और फिर मेरे माथे पर एक गहरा चुंबन किया। मेरे सोते हुए चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में प्यार और अधिकार की भावना थी। उसने मुझे सावधानी से संभाला और बहुत कोमलता से नहलाया। नहलाते समय वह अचानक खुद पर ही मुस्कुराई। सोचो कि मैं, जो आम तौर पर इतनी ठंडी और खुद में सिमटी रहने वाली हूँ, किसी के साथ इतने सब्र से पेश आऊंगी। फू शुइंग के दिल में ए चैन के साथ जिंदगी बिताने की इच्छा और मजबूत होती गई। चाहे ए चैन तैयार हो या न हो, उसने उसे पाने का पक्का इरादा कर लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे जबरदस्ती करनी पड़े या बदनामी का बोझ उठाना पड़े। आखिरकार उसे सिर्फ ए चैन ही चाहिए था। अगली सुबह बेडरूम में सूरज की रोशनी आ रही थी। मैंने अपनी नींद भरी आंखें खोली और नीचे देखा तो फू शुइंग की नम आंखों से नजरें मिली। मेरा दिल जरा सा धड़क उठा। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ धीरे से मेरे हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था और मुझे कसकर पकड़े हुए था। हालांकि उसकी पकड़ कसकर नहीं थी, फिर भी मैं अचानक वहीं जम गया। मैं कल रात जरा भी नहीं सो पाई, फिर भी तुम इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे। बाहर हो रही बिजली कड़कने और गर्जने से मेरी नींद नहीं खुली थी। मैंने उसकी नजर से बचने के लिए अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लिया और थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में मैरिज रजिस्ट्रेशन दफ्तर जा रहे हैं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी आवाज में हैरानी थी। मैरिज रजिस्ट्रेशन दफ्तर किस लिए? उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे गाल पर चुटकी काटी। हमारी शादी का लाइसेंस लेने के लिए, जाहिर है, लाइसेंस लेने के लिए। मैंने गुस्से से भौहें सिकोड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। जब वह उठने लगी, मेरी आवाज में सख्ती थी। नहीं, मैं अभी शादी की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचा हूं। उसकी आंखें, जो पहले नरम और आकर्षक थीं, अचानक ठंडी पड़ गईं। मेरी सांसें अटक गईं। मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। मेरी आईडी मेरे बैकपैक में थी, एक ऐसा बैग जिसे उसने पिछली रात कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था क्योंकि वह रास्ते में आ रहा था। यह सच है, मैं इस साल विंटर सोल्स्टिस तक 23 साल का नहीं हो पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा और झुंझलाहट की झलक दिखी। ठीक है, तो हम विंटर सोल्स्टिस तक इंतजार करेंगे। जैसे ही वह दिन आएगा, हम लाइसेंस ले लेंगे और कोई बहाना नहीं। मैंने अपराध बोध के साथ सिर हिलाया। उसकी नजर से बचने के लिए अपनी आंखें नीचे झुका लीं और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अभी सितंबर ही था, इसलिए विंटर सोल्स्टिस में अभी भी 3 महीने बाकी थे। कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जुनून 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। शायद 3 महीने बाद वह ऊब जाएगी और मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। यह सोचते ही मेरी तनावपूर्ण नसें ढीली पड़ने लगीं। मेरे शांत भाव को देखकर फू शुइंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह अचानक मेरे करीब झुकी और मेरी आंखों में आकर्षक अंदाज में देखने लगी। उसके अचानक किए गए काम से चौंक कर मैंने थोड़ी सावधानी के साथ पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? कूल और दूर रहने वाली खूबसूरत लड़की वाला नाटक कहाँ गया? उसने मजाकिया अंदाज में कहा। तुम फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? उसकी बातों से मेरे मन की बात जाहिर हो गई तो मैं थोड़ा घबरा गया। अरे नहीं, उसने हल्के से मजाक उड़ाते हुए नाक से आवाज निकाली। यार्ड, उसकी आवाज में एक खतरनाक तेवर आ गया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो जियांग चेन। तुम झूठ बोलने में सच में बहुत बुरे हो। मैं घबरा गया। यार्ड उसकी नजर से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमा लिया। तभी दरवाजे से चीखने की आवाज आई। आह, तुम सच में फू यी हो। उसके बगल में जियांग यिबाई खड़ा था। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। दोनों हैरान परेशान खड़े थे और जोर जोर से अपनी आंखें मल रहे थे, मानो सामने की सच्चाई पर यकीन ही न कर पा रहे हों। फू यी को अपनी कनपटी में तेज दर्द महसूस हुआ। मेरी दूर रहने वाली सख्त मिजाज आंटी, एक ऐसी महिला जो अंडरवर्ल्ड और कानूनी बिजनेस की दुनिया दोनों पर राज करती है, असल में आ चैन को 12वीं मंजिल पर ले आई थी।
उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया था। यार्ड लिविंग रूम के फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे। क्या कल किसी ने आंटी को नशीली दवा नहीं दी थी? क्या वह अपनी मर्जी से आचैन के साथ थी? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। किसी ने जरूर उन्हें नशीली दवा दी होगी। यार्ड, वह भी बहुत तेज असर वाली। जियांग यिबाई जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उसे उतना ही गुस्सा आता। यह सोचकर कि जियांग चेन सच में फू शुयिंग के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो गया था। मेरा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। यार्ड जियांग परिवार में मेरी हैसियत अब खतरे में थी। जियांग यिबाई ने हिम्मत जुटाई, यार्ड बिस्तर के पास गया। इतने निजी पल में पकड़े जाने पर मुझे अजीब लगा। यार्ड में झटके से सीधा बैठ गया। जियांग यिबाई ने फू शुयिंग को खुश करने की कोशिश की। आंटी, आंटी, अगर आपको ऐसी चीजें पसंद हैं तो मेरी तरफ देखिए। मैं जियांग चेन से कहीं ज्यादा काबिल हूँ। फू शुयिंग के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। यार्ड, उनके आसपास का तापमान भी जैसे गिर गया। वह एक तरफ मुड़ी, नाइट स्टैंड से बंदूक निकाली। यार्ड, जियांग यिबाई पर तान दी। उनकी आवाज ठंडी। यार्ड बेपरवाह थी। बाहर निकलो। लाड प्यार में पले बढ़े जियांग यिबाई ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। यार्ड, वह फर्श पर गिर पड़ा। जैसे ही फू शुयिंग ने ट्रिगर दबाया, मैं भी चौंक गया। मेरा शरीर कांप उठा। यार्ड, मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे हिलते डुलते देखा। यार्ड, मेरी तरफ नजर डाली। फू शुयिंग ने दरवाजे पर पत्थर की तरह खड़ी महिला की ओर देखा। क्या तुम अपने आदमी को यहाँ से नहीं ले जाओगी? फू यी तुरंत हरकत में आ गई। वह आगे बढ़ी। जियांग यिबाई का हाथ पकड़ा। यार्ड, उन्हें खींचकर बाहर ले गई। जैसे ही वे दोनों ओझल हुए, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फू शुयिंग के हाथ में अभी भी पिस्तौल थी। गलती से गोली चलने के डर से मैंने अपनी उंगलियों को थोड़ा सिकोड़ लिया। उन्होंने तुरंत बंदूक हटाई। यार्ड, उसे वापस नाइट स्टैंड में रख दिया। उन्होंने धीरे से मेरे गाल को सहलाया। यार्ड, मेरे तनावपूर्ण चेहरे को देखकर उनके मन में प्यार उमड़ आया। फू शुयिंग, मैंने धीमी आवाज में कहा। जब मैं उनका नाम इस तरह लेता था तो वह खुद को रोक नहीं पाती थीं। उनके लिए यह माफी मांगने का सबसे बड़ा तरीका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुबह सुबह ही इस मूड में होंगी, खासकर पिछली रात हमारे बीच हुई अंतरंगता के बाद। यार्ड, मैं शारीरिक, यार्ड, मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उन्होंने धीरे से मुझे रोक लिया। इसलिए मेरे पास धैर्यपूर्वक उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरी हालत देखकर फू शुयिंग को मजा आया। क्या हुआ? अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने भौहें सिकोड़ी। मजाक बंद करो, कल रात बहुत थका देने वाली थी। उनकी आंखों में मजाक। यार्ड, बढ़ गया। हालांकि उन्होंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। ठीक है, मैं अब तुम्हें, यार्ड, नहीं छेड़ूंगी। फिर वह उठी। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी। यार्ड, मुझे नहाने के लिए बाथरूम ले गईं। इसके बाद, इस चिंता में कि मुझे कहीं सर्दी न लग जाए, उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए ढीला ढाला सूती बाथरोब ढूंढा। उन्होंने मुझे गंभीर भाव से देखा। जब असिस्टेंट तुम्हारे कपड़े ले आएगा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया। हालांकि मन ही मन सोच रहा था, वह इतना ध्यान क्यों रख रही हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच इसे संभाल नहीं पाऊंगा। फिर फू शुयिंग किचन में काम करने चली गई। मैं पास खड़ा देखता रहा। यार्ड, मुझे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। खाना बनाते समय वह कितनी लगन से भरी लग रही थी। अपने आम तौर पर शांत यार्ड, अलग थलग रहने वाले स्वभाव से बिल्कुल अलग इंसान। मैं आगे बढ़ा। यार्ड, धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नौकरों को करने दो। वह मुड़कर मुझे देखने लगी। उनकी आंखों में मुस्कान थी। कोई बात नहीं, खुद बनाने से ज्यादा अपनापन महसूस होता है। मेरे होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। यार्ड चुपचाप उन्हें दलिया चलाते हुए देखता रहा। उस पल मेरे दिल का खालीपन भरता हुआ लगा। यार्ड, मुझे अचानक गर्माहट महसूस हुई। अचानक मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसों से साथ रह रहे हों, जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा हो। काश फू शुयिंग एक आम इंसान होती। अपने ही ख्याल से चौंक कर मैंने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा ताकि दर्द से हकीकत में वापस आ सकूं। जब दलिया तैयार हो गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए एक कटोरा निकाला। जल्दी करो यार्ड, चखो। यह पहली बार है जब मैंने किसी के लिए खाना बनाया है। लो, छक कर देखो। मैंने अपने सामने रखे सफेद दलिया को देखा। मेरे चेहरे पर नापसंदगी के भाव आ गए। मुझे खाते हुए हिचकिचाते देख उन्होंने हैरानी से अपना सिर घुमाया। मैंने दलिया को ठंडे पानी से ठंडा कर दिया था, इसलिए यह गर्म नहीं है। मैंने बेमन से चम्मच उठाया। यार्ड धीरे धीरे उसे अपने मुंह तक ले गया। चावल का स्वाद मेरी जबान पर फैल गया। यार्ड, मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। जी मिचलाने की भावना को दबाते हुए मैंने माथे पर बल डालते हुए दलिया का एक निवाला निगल लिया।
मुझे खाते हुए इतनी मुश्किल में देखकर उन्होंने शक भरी नजरों से अपनी दलिया का एक घूंट भरा। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थीं? एक पल में ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अपना चम्मच नीचे रखा यार्ड गौर से मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें एनोरेक्सिया, खाने से जुड़ी बीमारी या ऐसी कोई बीमारी है? मेरी सिकुड़ी हुई आंखें हैरानी से फैल गईं, फिर तुरंत बुझ गईं। हाँ, मुझे एनोरेक्सिया था। मैं एक अजीब इंसान था। हाँ, मुझसे नफरत करो, मुझे पागल कहो, ठीक वैसे ही जैसे पहले लोग कहते थे। यार्ड फिर बिना सोचे समझे मुझे छोड़ दो। मेरे विचार तुरंत अनाथालय की ओर चले गए, जहां बड़े लोग अक्सर मुझे गलत तरीके से छूते यार्ड छेड़ते थे। यह सब तब रुका जब मैंने एक खूंखार कुत्ते की तरह किसी के चेहरे पर झपटकर जोर से काट लिया। उसके बाद से किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। दूसरे बच्चों को पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने बस बड़ों को यह कहते सुना था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, इसलिए वे भी मुझे परेशान करने लगे। एक बड़ा लड़का मेरे सामने सुरक्षा के भाव से खड़ा था। यार्ड तरस भरी नजरों से मेरे कमजोर शरीर को देख रहा था। आचैन, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। उन्होंने तुम्हें इतना सताया है कि तुम ठीक से खा भी नहीं पा रहे हो। उसने मेरे मुंह में एक बिस्किट डाला। यार्ड प्यार से कहा, आचैन, तुम बहुत कमजोर हो, इससे मेरा दिल टूट जाता है। मैंने उसकी बात को दिल से लगा लिया। तब से मुझे लगने लगा कि खाना न खाने पर ही मुझे देखभाल, यार्ड प्यार मिल सकता है। उस दिन के बाद से मैंने जानबूझकर उल्टी करना सीख लिया। कॉलेज में बने मेरे दोस्तों को लगा कि मैं बीमार हूँ। यार्ड एक एक करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब शायद फू शुइंग भी उन्हीं की तरह मुझे छोड़ देंगी। यार्ड मेरी मुश्किल हालत का फायदा उठाएंगी। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखें बेजान यार्ड उदास हो गईं। फिर भी सख्त चेहरे के साथ उन्होंने मेरे सामने रखा दलिया का कटोरा उठाया। एक चम्मच दलिया निकाला। यार्ड उसे मेरे होठों के पास ले गईं। मुंह खोलो। मैंने जिद में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती चीनी मिट्टी का चम्मच मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने अपने दांत कसकर भींच लिए। वे बेचैन यार्ड परेशान हो गईं। उनके दिल में दर्द की एक लहर उठी, ये सोचकर कि मैं अनाथालय में अकेले पला बढ़ा हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आंसुओं को रोकने के लिए गहरी सांस ली, हालांकि उनकी आवाज में अब भी धमकी थी। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें मुंह से मुंह लगाकर खिलाऊंगी। आखिरकार मेरे सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखी। उन्होंने राहत की सांस ली। यार्ड एक और चम्मच दलिया निकाला। यार्ड प्यार से मनाने वाले लहजे में कहा, अच्छे बच्चे बनो, मुंह खोलो। लेकिन जैसे ही चावल की महक मेरी नाक तक पहुंची, मैंने जिद में अपना मुंह बंद रखा। फू शुइंग की आवाज कांपी, ठीक है, तुम नहीं खाओगे, है ना? अगले ही पल उन्होंने सफेद दलिया अपने मुंह में लिया। यार्ड मेरे मुंह में डाल दिया। चावल का स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। मुझे बेचैनी हुई। यार्ड मैं उन्हें दूर धकेलना चाहता था, फिर भी इतनी तेजी। यार्ड जल्दबाजी में खिलाए जाने पर मेरे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने मेरे विरोध को भांप लिया। उनकी आंखों में हैरानी, यार्ड दुख की झलक दिखी। यार्ड उनकी आवाज नरम हो गई, ठीक से खाओ वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। उनकी बातों ने तुरंत मेरे गुस्से को भड़का दिया। मैंने मेज से कटोरा गिरा दिया। यार्ड वह फर्श पर गिरकर टूट गया, जिससे डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें ठंडी, यार्ड गुस्से से लाल हो गईं। मुझे असलियत का एहसास हुआ जब मुझे उनके सीने पर लगी गोली के जख्म की याद आई। यार्ड मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। उन्होंने एक ठंडी मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसी। यार्ड बेरुखी से कहा, जियांग चेन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है ना? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उन्होंने अपने होंठ मेरे होंठों पर जोर से दबा दिए। उस किस में कोई नरमी नहीं बची थी। मैं हैरान रह गया। मैंने उनके साथ जैसा बर्ताव किया था, उसके बाद भी वह मुझे किस कर रही थी। मेरे अंदर एक रोमांच की लहर दौड़ गई। मैं चाहता था कि किस यार्ड गहरी, यार्ड तीव्र हो। मैंने उनके गुस्से को प्यार समझ लिया। यार्ड उसे अपना लिया। मुझे उनका हिंसक व्यवहार पसंद था। यह अच्छा लगता था कि वह मेरी परवाह करती हैं। यार्ड उनके किस तो मुझे यार्ड भी ज्यादा पसंद थे। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी प्रतिक्रिया को महसूस करके वह एक पल के लिए ठिठक गईं। फिर भी अचानक मेरा दिल खाली खाली सा महसूस हुआ। जैसे ही उनके होंठ हटे, मेरे अंदर निराशा की भावना जाग उठी। वह जरूर सोचती होंगी कि मैं पागल हूँ। आंखों में चुभन को रोकते हुए मैं खड़ा हो गया। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता परेशान होंगे। मुझे जाने देने के बजाय उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरा हाथ पकड़ा। यार्ड मुझे वापस कमरे की तरफ खींच लिया। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसे माहौल में भी क्या वह उसी बारे में सोच रही है? लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी तरफ एक बैग फेंका। मैं उसे खाली नजरों से देखता रहा। यार्ड उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम ऐसे घर तो नहीं जाना चाहोगे, है ना? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता देखें कि तुम बाथरोब के नीचे नग्न हो?
आखिरकार मुझे समझ आया। बैग में वे कपड़े थे जो उन्होंने मेरे लिए तैयार किए थे। मैंने बैग उठाया, कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ मुड़ गया। वह सच में एक अच्छी महिला थी, लेकिन अरेंज्ड मैरिज वाली बात मायने नहीं रखती थी। मुझे अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करनी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला। हम दोनों साथ में लिफ्ट की तरफ बढ़े। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, नौकरों ने झुककर अभिवादन किया। हमारे आगे बढ़ने के बाद उनकी गपशप भरी नजरें हम पर टिक गईं। हे भगवान, मिस फऊ असल में मिस यी के मंगेतर के साथ है। एक आंटी अपनी भतीजी का मंगेतर छीन रही है। अमीरों की जिंदगी सच में अजीब होती है। वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने बिना पलक झपकाए उनकी बातें सुनी। उनके पीछे पीछे कार तक गया। ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजा खोलते समय अपनी आंखों में हैरानी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह छिप नहीं पाई। कार का दरवाजा बंद हुआ। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि यह भारी माहौल बना रहेगा, लेकिन फऊ शुइंग अचानक बोली, भले ही हम विंटर सोल्स्टिस तक शादी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन हम सगाई की दावत जल्दी कर सकते हैं। वह दुनिया को बताना चाहती थीं कि मैं जियांग चेन उनका आदमी हूँ। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी, मेरी तरफ मुड़ी। जियांग चेन, क्या तुम्हें सिर्फ मुझे मना करना ही आता है? उनका गुस्सा देखकर मैंने जल्दी से समझाया, मैं अभी भी स्कूल में हूँ। अगर मेरे क्लासमेट्स को पता चल जाता कि मेरी शादी तुमसे हुई है, तो वे मुझे किसी नेशनल ट्रेजर, कीमती चीज की तरह ट्रीट करते। मैंने झटके में कह दिया, तुम इतनी इम्प्रेसिव हो कि तुम्हें सबके सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद नहीं था। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही कार रुकी, मैं बाहर निकला, बिना पीछे मुड़े चला गया, क्योंकि मुझे डर था कि वह अचानक मुझे वापस बुला लेंगी। लेकिन जैसे ही मैं लॉबी में घुसा, जियांग यिबाई की आवाज मुझ पर बरसी, तो तुम अपनी मंगेतर की आंटी के बिस्तर में घुस गए थे। अब आखिरकार वापस आने का फैसला किया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या फू शुइंग ने अपना काम निकलने के बाद तुम्हें छोड़ दिया? मैं बस ऊपर जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। मैं उसके साथ उलझना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने लगा, जियांग यिबाई ने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम सच में फू शुइंग की कार में वापस आने की हिम्मत कैसे कर पाए? क्या तुम जानबूझकर दिखावा कर रहे थे? मैंने मुड़ा, उसका हाथ झटक दिया। उसने हैरानी से मेरी तरफ उंगली उठाई। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। तभी मेरे माता पिता नीचे आए। यिबाई ने तुरंत अपना बर्ताव बदल लिया। मॉम, जियांग चेन मुझे परेशान कर रहा है। उसने मुझे इम्पोस्टर, बहुरूपिया कहकर मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर मेरी माँ ने तुरंत सख्त चेहरा बनाया, मुझे डांटा। यिबाई की शादी फू यी से होने वाली है, अभी उससे माफी मांगो। मैंने उस चीज के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया जो मैंने की ही नहीं थी। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पिता की गुस्से भरी आवाज मेरे पीछे से गूंजी। क्या अपने माता पिता से बात